नमस्कार दोस्तों, एनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के द राइट पीपल वे पर फिर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जो द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हैं, जिसे खेल जगत में एक मुकाम हासिल किया है। सरकार तलवार साहब, डायरेक्टर स्पोर्ट्स, मानव रचना यूनिवर्सिटी। इन शख्सियत की अगर बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि खेल जगत में जब कोई व्यक्ति किसी सफलता को, ऊंचाइयों को छूता है तो वो दूसरी जो संबंधित जो भी उससे आने वाली जनरेशन है उसकी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। ऐसी शख्सियत का नाम सरकार तलवार है। नमस्कार सरकार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आप एक बहुत ही उम्दा किस्म की पर्सनालिटी हैं, क्योंकि आपने अपने शरीर को साधा है और शरीर से फिर सफलताओं को हासिल किया है। क्या ये बात सच है? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसे तो जो भी जीवन के अंदर देन होती है उस परमात्मा की और मालिक की देन होती है। इंसान तो उसके अंदर एफर्ट्स करता है जी। हाँ जी, हमने एफर्ट्स करी है कि आप एक स्वस्थ और तंदुरुस्त रहो। और जो आपका, जैसे हमारा खेल विषय था, मेरा प्रोफेशन भी खेल था जी जी, उसी के अंदर हम कंसंट्रेट कर रहा, उसी के अंदर फोकस रहे जीवन भर, जिससे कि जैसा कि आपने ज़्यादा ही तारीफ कर दी नहीं आप डिजर्व करते हैं, क्या बात, जिससे कि हम इस मुकाम पे पहुंच सके जीवन के अंदर। और आज भी सुमन में भी ये कोशिश करते हैं कि कुछ सीखें। तकरीबन क्या उम्र है आज? मैं जी 72 प्लस हूँ। 72 प्लस में आपकी एनर्जी का राज क्या है? जहाँ लोग जोड़ों के दर्द से या तमाम तरह के रोगों से अपना आप को ग्रस्त पाते हैं, ऐसे में आप एक जिम्मेवारी के पद पर। देखिए, कभी भी काम करते रहना चाहिए जीवन के अंदर। हमारी फिलॉसफी के अंदर देयर इज नो वर्ड ऑफ रिटायरिंग। ओके, जब तक आपका जीवन है कुछ न कुछ काम करते रहो। अगर आप सरकार से, जैसे मैं सरकार से रिटायर हुआ तो मानव रचना ने हमारी सेकंड इनिंग बहुत ब्यूटीफुल बना रखी है। 15 साल से मैं इनके साथ हूँ। दे आर मेकिंग माई सेकंड इनिंग सो ब्यूटीफुल। और उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी काम करने के, और मैं व्यवस्था सारी यहाँ पे काम करता रहता हूँ। सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप बिजी हैं, अपने को बिजी रखा हुआ काम कर रहे हैं, और उससे आपका माइंड स्वस्थ रहता है। माइंड कंट्रोल योर बॉडी, तो आपका जीवन चलता रहता है। गजब। दोस्तों, 72 ईयर्स की उम्र में दिमाग के ऊपर संतुलन बना के रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमारे तलवार साहब ने एक ही पल में हमें वो सब अनुभव साझा कर दिया। इन्होंने बताया कि 72 साल की उम्र तक आदमी को अगर कंटिन्यू चलते रहना है तो उसको क्या करना होगा, उसको अपने मन के संतुलन पर ध्यान रखना होगा। अपनी यात्रा के बारे में कुछ बताएं। द्रोणाचार्य जो आपने अवार्ड हासिल किया, यहाँ तक के बारे में कुछ हमें बताएं। कहाँ से आपकी शुरुआत हुई और किन किन पदों को आप सुशोभित करते रहे और यहाँ तक पहुँचे, कैसे पहुँचे आप? देखिए, मेरा जन्म दयालबाग आगरा में हुआ। अच्छा। और मैं जो मेरा बचपन सारा चंडीगढ़ रहा। ओके। और वहीं पे मैं डीवी स्कूल और डीवी कॉलेज से मेरी शिक्षा हुई जी। और वहीं से मैंने अपना क्रिकेट का खेलना शुरू कर। मेरा जो बड़े ब्रदर थे वो पंजाब के कैप्टन भी रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के भी और रणजी ट्रॉफी टीम के भी जी। वो हमारा प्रेरणा का स्रोत रहे हैं घर के अंदर। उनको देखते हम घर के अंदर क्रिकेट खेलते, तो उसी से फिर हमारा उस माहौल में बन गया। और एक डीएवी स्कूल के कोच साहब थे बाबा जी, जो कि मेरे जिनका नाम था श्री जयदेव चौहान जी। उन्होंने हमारा सीनियर मॉडल स्कूल और डीएवी स्कूल का मैच था, उन्होंने मेरे को खेलते देखा। और उन्होंने, जब मैं 8वीं क्लास में था, तो उन्होंने कहा कि आप डीएवी स्कूल में ज्वाइन कर दीजिए। तो मैं फिर 9th के अंदर डीएवी स्कूल के अंदर ज्वाइन कर गया। और उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसा तरासा कि मैं 10वीं क्लास के अंदर ही पंजाब स्कूल्स की टीम में आ गया। और
और 11वीं क्लास के अंदर मैं पंजाब की रणजी ट्रॉफी टीम के अंदर आ गया। मेरे को 18 साल का होगा मुश्किल से। 18 साल की उम्र। उसी साल ही मैं स्टीलियर स्कूल के अगेंस्ट जलंधर में मैं नौजन की तरफ से, जो कि मेरा सुरेंद्र अमरनाथ मेरा कैप्टन था, खेलने का मौका मिला। वहाँ थोड़ा सा गलती से परफॉर्मेंस अच्छी रही और मेरे ख्याल वो 7 ओवर में 3 विकेट थे और 8-9 रन दे के ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो फिर मेरा वहाँ से खेलना, फिर मैं पंजाब रणजी टीम में आ गया। पहले 2 भाग होते थे पंजाब के, सदर पंजाब और नदर पंजाब। पहले सदर पंजाब में, फिर कंबाइंड पंजाब हो गया। जी जी। 70 में हरियाणा बनी, तो चंडीगढ़ के लड़कों को, बच्चों को दोनों पंजाब और हरियाणा से खेलने का मौका उनको अलाउड था। अब दे कैन चूज कि अब 2 स्टेट में हरियाणा, तो हरियाणा एफिलेट हो गया, तो हमें हरियाणा चुना। तो हरियाणा से रणजी ट्रॉफी 70 के अंदर खेलने मिला, जो कि 88 तक, मतलब कि 60 to 80 20 ईयर्स में आ गया था जी। और उस दौरान मैं नॉर्थ जोन में खेला। मैं 4 इंटरनेशनल मैचेस खेला, 2 इंग्लैंड के अगेंस्ट, 1 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, 1 श्रीलंका के। क्या बात है। तो ऐसे खेल कर रहा। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मेरी लाइफ है ना, 78 में हम रोहतक में रणजी ट्रॉफी हरियाणा बॉम्बे का मैच था। सुनील गावस्कर भी आया हुआ था। एसके मिश्रा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे चीफ मिनिस्टर के, वो हमारे प्रेसिडेंट थे हरियाणा कॉर्पोरेशन के। तो वहाँ वो मैच, रोहतक मैच देख रहे थे। तो वहाँ गॉड ग्रेस आई टुक 9 विकेट बॉम्बे। उस टाइम आज की मुंबई और उस टाइम बॉम्बे होता था। तो उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू ज्वाइन डिपार्टमेंट। तो मैं आई वॉज ए क्वालिफाइड कोच, मैं क्वालिफाइड कोच था। तो मैंने कहा जी कोच, कहते कि आप हेड कोच हरियाणा ज्वाइन करो। मैंने कहा जी कोच का मतलब तो सम मैच्योर, आई वाज वेरी यंग, कोई बाल थोड़े से तो एनीवे उन्होंने वो फिर मेरे को डायरेक्टर स्पोर्ट्स में कॉल करा चंडीगढ़ में। तो वो पोस्ट एडवर्टाइज हुई मेरे, मैं कहने चाहिए मेरे करके ही। तो मेरे को उन्होंने कहा कि आप नया डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद बना 1979 में, कहते हैं फरीदाबाद ज्वाइन करो। क्या बात है। तो फिर मैंने एक्सटेंशन लेता रहा। फिर 80 के अंदर आई थिंक अभी भी याद है कि देवीलाल जी उस टाइम चीफ मिनिस्टर होते थे। तो फिर मैंने 80 के अंदर 7 मई 1980 फरीदाबाद मैंने एज ए हेड कोच ऑफ हरियाणा क्रिकेट मैंने ज्वाइन करा। तो आप 42-44 साल जो भी हो गए हैं, आप फरीदाबाद के निवासी हैं। तो फिर मेरा कोचिंग का फिर वो जो सफर शुरू हो गया मेरे पास। फिर मैं रिटायर हुआ तो मेरे को 10 साल हरियाणा रणजी टीम मिली, 10 साल मैं उसका कोच रहा। उस दौरान हमने रणजी ट्रॉफी जीती 91 में, ईरानी ट्रॉफी जीती। और फिर मैं इंडियन जूनियर टीम का कोच अपॉइंट हो गया 95 में। तो मैं 7 साल 2002 तक। तो 96 में हमने फिर वर्ल्ड कप मेरे को जाने का मौका मिला एज ए हेड कोच ऑफ इंडिया। इंग्लैंड में हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड कप जीता। रितेंद्र सोडी कैप्टन था, मोहम्मद कैस वाइस कैप्टन था उसका। तो ऐसे डिपार्टमेंट के फिर ये सेंटर का मनहार सिंह स्टेडियम का जो कोचिंग सेंटर फरीदाबाद में सेट करा। तो भास्कर चट्टी साहब हमारे डिप्टी कमिश्नर होते थे 1980 में, 4 साल का उनका वो उनका बड़ा सपोर्ट। वैसे सारे डिप्टी कमिश्नर पर उनका खास तौर पे। फिर आरके सिंह साहब ने बड़ा सपोर्ट करा। फिर नासिर स्टेडियम बना, पहले ग्राउंड बनाई। इट वॉज ए कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर को हमने इसको इंटरनेशनल स्टेडियम में कन्वर्ट करा। तो जिसमें 9 वनडे मैचेस हुए यहाँ पे। लास्ट मैच मेरे का 30 मार्च 2006 को, उसके बाद तो हुआ नहीं। और वुमेन वर्ल्ड कप हुआ है, 20-25 रणजी ट्रॉफी मैचेस हुए हैं। हजारों बच्चे यहाँ रोज खेलता था। 2 हमारे टेस्ट क्रिकेटर यहाँ से निकले और 12-14 जूनियर इंडियन क्रिकेट में बच्चे खेले यहाँ से। लोगों को जॉब मिली। काफ़ी एक क्रिकेट का माहौल यहाँ पे फरीदाबाद बहुत अच्छा हो गया था। वो सबके सहयोग के साथ स्कॉट्स ने हमें बड़ा सपोर्ट करा। उन्होंने हमें स्कोर बोर्ड दिया, बच्चों को जॉब्स दी, स्कॉलरशिप दिया। तो सारा मिला के एक कल्चर जो डेवलप हो गया माहौल बनता चला गया, जो कि बहुत अच्छी बात। हाल फिलहाल अभी आप क्या पद पे सुशोभित है और क्या कर रहे हैं इस टाइम, क्या जिम्मेदारी आपके पास है? मैं 2007 में रिटायर हुआ गवर्नमेंट, जैसे मैंने बोला। और मैंने 1 साल तो एक काम करा रॉजर बिन्नी सर नेशनल स्कूल ऑफ क्रिकेट जी, हमने एक वहाँ पे देहरादून के अंदर। फिर मैंने 2008 में यहाँ पे एज ए डायरेक्टर स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया मानव रचना के अंदर। और यहाँ की सारी स्पोर्ट्स, इनका करिकुलम, इनका सिलेबस और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रमोटर के साथ मिलकर, कि ये भी बहुत हमारे जो फाउंडर थे डॉक्टर ओपी बालाजी बहुत ही पैशनेट थे। वो चाहते थे कि स्वस्थ समाज बने। बहुत सुंदर।
और स्वस्थ समाज का मतलब कि आपको स्पोर्ट्स से अच्छा वाया मीडिया कोई नहीं है जिससे आप जीवन के अंदर स्वस्थ रह सके और मेंटली फिजिकली दोनों। तो वो उनका एक बहुत ही हमेशा था, वो उसी चीज़ में बड़े फोकस थे। तो उसी ऐसे अब उनके वो तो चले, पर उनके जो दोनों बच्चे हैं प्रशांत भल्ला जी और अमित भल्ला जी, दोनों बहुत पैशनेट हैं अपने अपने मतलब अपनी संस्था के लिए है या स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत बिल्कुल फ्री हैंड दिया। वो खुद बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं और जिससे देखिए हमारा रचना मेरे का हमारा एक बच्चा अब ओलंपिक में जा रहा है। हाँ जी, शूटिंग का शुभकामनाएं। हाँ, तो आप देख सकते कैसे क्या सारा चीज़। दोस्तों, एक ही सांस में सफलता के सारे आयामों को छू कर बता देना, ये अपना आप में भले ही हल्का लगता हो, भले ही एक आसान सी भाव रखते हो, लेकिन इसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत रही होगी दिन रात की, और कितना पेनफुल रहा होगा, ये कितना सफल होने के लिए कितना जद्दोजहद या संघर्ष करना पड़ा होगा, ये अपने आप में एक विषय है जिसको आप चिंतन कर सकते हैं। इस पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वो चीज़ जो आपको सफलता दिला दे फिर उसका आराम और सुकून बड़ा अच्छा होता है, और वो सुकून आप ले रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। स्पोर्ट्स में आने वाले जो युवा हैं उनको क्या प्रेरणा देते हैं? आपको क्या लगता है कि उनको कैसी हेल्थ की ज़रूरत है? और आज जो खान पान जिस तरीके से है उसमें हेल्थ चूँकि फैक्टर भी है और फिर स्पोर्ट्स भी एक अच्छा फील्ड है, तो उसमें वो दोनों मैनेज कैसे करें? वो देखो, यूथ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनका फोकस कमिटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए जी। और मैंने ये सोचा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो प्ले करती है एक अच्छा खिलाड़ी बनाने के लिए उसका चरित्र करेक्टर है जी। वो आजकल एक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है जी, और स्पोर्ट्स भी काफ़ी कमर्शियलाइज हो गई है। कमिटेड पहले कमिटमेंट लेवल था, पैशन था, अब अच्छा इससे व्यवसाय हो गया स्पोर्ट्स, और उसका अच्छी जॉब मिलने लगी, पैसा बहुत हो गया। जैसे IPL हमारे क्रिकेट में देखो, अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को अच्छा पैसा अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। तो उसके साथ साथ वो जो शोहरत है, जो पैसा है, उसको हजम करना इतना आसान नहीं होता है। तो समहाउ वो जो एक लक्ष्य रेखा है वो उनको पता होनी चाहिए, उसके पार नहीं जाना चाहिए। एक इंसानी तौर पर उसको समझना है, जिस्मानी तौर पर तो है ही है। हाँ, तो एक्चुअली स्पोर्ट्स उस लेवल पर जब जो भी खिलाड़ी उस लेवल पर पहुंचता है, या इंडिया खेलता है या स्टेट खेलता है, उसमें मेहनत तो बहुत है, फिजिकली बहुत मेहनत है। फिर जैसे मैंने ऐसे बोला कि अगर वो मेंटली स्वस्थ नहीं है और वो फोकस नहीं है तो बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दोस्तों, मन को तन से जोड़कर इन्होंने जो बात और अनुभव किए हमारे साथ साझा, उसमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि आदमी का तन और मन एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिक्के के दो पहलू की तरह है। अगर मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ है, और अगर तन स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है। इस विषय को ज़्यादा गंभीर नहीं करेंगे, आगे विषयों पर चर्चा करेंगे। आप इस क्षेत्र में बाई लक हैं, बाई डेस्टिनी है, या बाई लेबर है? ये मैंने आपको बताया कि वो हमारे चंडीगढ़ हमारे घर में एनवायरनमेंट और ऐसा माहौल ही घर में ऐसा बन गया। और मेरे उस टाइम में भी मेरे फादर ने हमें करीब बस कहते थे कि भाई यार 4 बेटियां एक भी IAS अफसर नहीं बनाए, आप खेलते हो थोड़ा। पर सारी फैमिली सपोर्ट बहुत रही, और मैं बहुत लकी रहा कि मेरे को कोचेस बहुत अच्छे मिले हैं जी। और जो हमारे जो मैंने बोला जो जयदेव चौहान जी हमारे कोच थे जी। अमेजिंग, मतलब कि ऐसे ही मैं तो आजकल ऐसे कोचेस को नहीं देखता। हाँ जी, आपको मेंटरशिप अच्छा मिला आपको? हाँ जी, मेंटरशिप सारा क्यों चंडीगढ़ में फिर इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा था, अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी मिली। हाँ जी, और उसको कहते हैं हर इंसान को जीवन में अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये उस पर डिपेंड करते हैं वो ग्रैब करता नहीं करता। समबडी को मिस कर जाता है कभी, कोई उसको मिस नहीं करता। और आई थिंक मेहनत बहुत करी, पर वो सफ़र स्मूथ रहा। मतलब को ऐसा नहीं हुआ कि उसमें कोई अड़चन आई, बहुत अड़चन आई। जैसे अड़चन आती थी मेरे को लगता था कि मेरे को भगवान ही प्रेरणा करता, मेरा मालिक, कि मैं उसमें बेटर परफॉर्म करता था हमेशा। जहाँ पे ऐसे जैसा समय आया जीवन के अंदर, तो हमेशा ही कि वो मतलब कि ऐसी परफॉर्मेंस हो जाती थी वो अनटचेबल हो जाता था। इसके अलावा रुचिकर विषय क्या रहा आपका स्पोर्ट्स के अलावा?
आपने एक बात करी थी, कॉन्शियसनेस के ऊपर बात करी थी। ग्रेट। अभी जब हम पहले डिस्कशन कर रहे थे, जी। वो मेरा बिल्कुल विषय है जीवन का। अच्छा। और उसमें मैं काफ़ी कंसंट्रेट करता हूँ कि अगर इस जीवन के अंदर अगर उस मालिक की प्राप्ति हो जाए और उनके रास्ते पे हम चल सके, जी के हम नालायक हैं इस मामले में, ऐसी बात नहीं है, चल सके तो इससे अच्छी बात है। नालायक नहीं, आप प्रयासरत हैं। वो है एक मेरा है। और बाकी स्पोर्ट्स तो मेरा हर स्पोर्ट्स में मेरे को टेबल टेनिस में बहुत शौक है, बैडमिंटन में बहुत शौक है। एक मतलब कि मेरा एक सपना है वह है कि जो कष्ट निभाना, जो कि अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, जिनको मौका नहीं मिलता, उनको किसी न किसी तरह मदद की जाए, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, उसमें बड़ा सुकून है। ओके। ये खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे, वो जो एक कहावत है वो आप है आपको? नहीं, अब तो उल्टा हो गया ना। अच्छा, उल्टा हो गया। हाँ जी। क्या? अगर आप खेलोगे नहीं, कूदोगे नहीं, और सारी के सारी सोसाइटी पार्क भी नहीं जाएगी, आपको वॉकिंग नहीं करेगी, फिजिकल नहीं करेगी, तो हेल्दी नहीं रह सकता। हेल्थ इज द वेल्थ। क्योंकि स्पेशली कोविड के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दुनिया में आ गया, तो हाउ टू लिव हेल्दी, दैट इज द इजीली वे टू लिव। सर्वाइवल बढ़ा रहा है आपका। अब ये सबसे आसान तरीका है हेल्दी रहने का आज के ज़माने के अंदर। आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, ग्राउंड में जाओ, खेलो कूदो, कोई अपना कोई प्रोफेशनल खेलता है, कोई शौक के लिए खेलता है, पर वन शुड बी पैशनेट टुवर्ड द हेल्थ एंड स्पोर्ट्स। दोस्तों, इन सारी चर्चाओं से एक चीज़ निकल के आई। एक पुरानी कहावत हमारे समय में और तलवार साहब के समय में भी रहती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन तलवार साहब की सफलताओं को और इनकी अचीवमेंट और उपलब्धियों को देख के समझ में आता है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं किसी ने किस वजह से कहा होगा ये तो नहीं जानते, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। अगर आप हेल्थ के प्रति अपनी चेतना को जागृत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में वो पड़ाव आने उपलब्धियों के स्वाभाविक हैं, जिनको देखकर आपके माता पिता, आपका समाज और आपके दोस्त और आपके शुभचिंतक आप पर नाज कर सकें। चेतना के विषय की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय चेतना? क्या है इनलाइटमेंट? देखो, अभी मैंने आपको कहा इस मामले में मैं नालायक हूँ, कि मैं इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता। चलिए, तो ये है कि आपकी जो नॉलेज है, जो मैंने देखो, वो बहुत ही उसमें आप उसमें बहुत ज़्यादा उस लेवल पे पहुँचे हुए हैं। पर हम जब अलग से बैठेंगे इसके अंदर, ये पब्लिकली डिस्कशन वाला विषय नहीं है। हमारे बहुत से हमारे इंटरव्यू में हमने चेतना के विषयों को छुआ है, और जितना उन लोगों को पता था उन्होंने हमारे साथ अपने अनुभव साझा किए हैं। चेतना के विषय की बात कर लें तो हेल्थ के प्रति जो इनलाइटमेंट है, उसका साक्षात उदाहरण हमारे सामने तलवार साहब के रूप में मौजूद है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ये कॉन्शियसनेस के साथ अगर अपने जीवन की उस यात्रा के उन पड़ावों को जो खेल से जुड़े थे अगर पूरा नहीं करते तो आज ये यहाँ तक नहीं पहुँचते। इस सफ़र को ये जारी रखेंगे। 72 साल की इनकी उम्र है, अभी और बहुत समय इन्होंने अपने जीवन में खेल जगत में देना है, और उस खेल जगत से औरों को प्रेरणा देकर ये जो अपना बेस्ट देना चाहते हैं, वो तो एक भाव उनका कर्तव्य है ही है। इसके अलावा कोई ऐसा ड्रीम जो इनके मन के किसी पहलू को छूता हो, उस पर बात कर लेते हैं एक बार। कोई ऐसी चीज़ जो अधूरी रहेगी हो? मैंने आपको बोला कि मेरी एक बड़ी ड्रीम था कि अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को मैं कोचिंग करूं, उनके लिए कोई सेंटर या कुछ संस्था ऐसा कुछ करूं मैं उसको, पर वो मैं कर नहीं सका कि मेरे पास साधन नहीं थे उस टाइम जब मैं रिटायर हुआ। मेरे पास साधन नहीं थे, जिससे मैं कर नहीं सका। तो लोग बड़ी प्रोफेशनल कोचिंग करते, अपने एकेडमी चलाते, पर मैं वो कर नहीं सकता। उसमें एक क्वेश्चन आता है कि जैसे आपको माहौल मिल गया, आपको अच्छे मेंटोर मिल गए, अच्छा आपने मेहनत कर ली, अच्छी खाना खुराक मिल गया, तो आप जल्दी कोप अप कर गए, ऐसा जिसको डेस्टिनी भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं। जो अंडर प्रिविलेजेस की अगर बात करें, उनको माहौल ही नहीं मिलता, उनको सुविधा नहीं मिलती, खाना पीना नहीं मिलता, तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। वही मेरा सपना था, पर मेरे को बड़ा दुख है, मैं उसको कर नहीं पाया। कोई नहीं, भगवान आपको शायद उसका भी मौका दे। देखो, शुरुआत तो कभी भी की जा सकती है। और द्रोणाचार्य अवार्ड से आप जब सम्मानित हुए तो इस गर्व को कैसे महसूस करते हैं? देखिए कि एक नहीं, बहुत अच्छा है, बड़ा शुक्र है, थैंक यू पहले गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि जिन्होंने ये 2021 में मेरे को मिला ये सम्मान। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊँ, मेरा पहली बारी नॉमिनेशन 97 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता। बीसीसीआई ने और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने मेरा नॉमिनेशन करा था द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए। अच्छा। तो किसी ने कोई उतना नहीं, पता ही नहीं, पैर भी नहीं हो पाया, मतलब कोई उसमें कोई कंसिडर भी नहीं हुआ, मेरे कहने के बस।
और अब 2021 के अंदर जब एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो फिर कॉल आया कि भाई यू बी नॉमिनेटेड है, तो फिर रिकमेंडेड हो गए। तो फिर वो लाइफ टाइम मिला, फिर लाइफ टाइम जर्नलिस्ट अवार्ड मिला। बड़ा उसका कुल मालिक का बहुत शुक्राना है, और जिन्होंने इसको, बहुत सारे लोग हैं इसके पीछे, मेरे स्टूडेंट हैं, हैं जी, और बहुत से लोगों की दुआएं हैं, मेहनत है, मेरा परिवार है, हैं जी, और बाकी मैंने आपको पहले बोला मेरा मालिक है, और फिर गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने जिन्होंने रिकमेंड करा उसको, जो लोग उस कमेटी में बैठे थे, हैं जी। हमारी एक कहावत है क्रिकेट के अंदर, जब आप सोचते हो कि आप 100 रन करोगे तो पहली बॉल डंडे पे 0 पे आउट होते हो। जब आप सोचते हो कि आज टीम बहुत स्ट्रांग है, कुछ कर नहीं पाओगे, तो आप उस दिन 100 रन कर जाते हो। तो ऐसे ये हैपन हो गई। मैंने आई वाज थिंकिंग कि यार मैं शायद द्रोणाचार्य मिल जाए, तो उस टाइम पे किसी ने कंसिडर नहीं करा, जब सोच ही नहीं रहे थे। तो उसमें तो आप सब सारे, मैं तो सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने जो मेरे वेल विशर हैं सारे, मेरा परिवार, मेरा मालिक, मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हरियाणा स्टेट, हरियाणा गवर्नमेंट जिसमें मैंने 30 साल जॉब करी, 35 साल, हाँ जी, उन्होंने भी सारे में जितने भी मेरे वेल विशर हैं उन सबका बहुत बार आपके इस माध्यम से मैं उनका आज दोबारा थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू। और मैं कि आई डोंट नो कि मैं ये डिजर्व करता हूँ नहीं करता। नहीं, आपकी काबिलियत नहीं है, आपके अंदर वो गुण है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ मिली। नॉट लिस्ट नॉट लास्ट, एक सवाल है, और आप भी आपके नाम से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा अचानक जहन में आ गया। 3 तरह की सरकारें हैं। एक सरकार जो चलाती है, सिस्टम को चलाती है, उसकी क्या बढ़िया परिभाषा क्या होनी चाहिए। एक सरकार जो वो कुदरत है, जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सिस्टम को, सृष्टि को चलाती है। और एक जो सामने बैठी सरकार, इन तीनों की परिभाषा क्या है। फिर साक्षात्कार को आगे बढ़ाते हैं। तो अच्छा इंसान हूँ, मेरा पूरा नाम तो सरकार सरन तलवार है। वो जो मैं तो जो मालिक की सरकार है वो अल्टीमेटली तो वही है, बाकी तो उनके सारे वो उसके लगे हुए रखे हुए लोग हैं, नुमाइंदे हैं, और वो उसकी हुकूमत बजा रहे हैं। उसकी हुकूमत अपने आप कर्मों का हिसाब किताब है जी। पर मैं तो मेरा तो एक नाम है, और मैंने बताया कि वो नाम तो पूरा सरकार सरन है, तलवार वो लंबा हो गया, तो जब वो क्रिकेट खेलने लगे तो सरन तो बीच में गया, पर वो सरकार तलवार हो गया। तो दोस्तों, 3 सरकारों से एक साथ मुलाकात कर रहा हूँ मैं कि सरकार वो जिसके लिए इन्होंने कार्य किया, दायित्व निभाए प्रशासनिक तौर पर, नाम के भी सरकार हैं, और परमपिता परमेश्वर को बहुत नज़दीकी से महसूस कर उसको पाने का प्रयास कर रहे हैं। तीनों सरकारों की आज साक्षात दर्शन कह लो, या मार्गदर्शन कह लो, या अनुभव कह लो, आपको मिले हैं। मैं समझता हूँ इससे बढ़िया इंटरव्यू नहीं हो सकता, साक्षात्कार नहीं हो सकता। लंबा नहीं करेंगे, विराम देंगे इस विषय को, और लंबी चर्चाओं को, प्रक्रियाओं को, अनुभवों को प्रैक्टिकल लेकर आएंगे सरकार साहब के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।